दोस्तों नमस्कार। साक्षी 247 के इस परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों आज की हमारी टॉपिक बड़ा ही खूबसूरत टॉपिक है जिसका नाम एलसीएम और एचसीएफ है। इसमें हम विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को हल करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और कैसे प्रश्नों के आने की संभावनाएं आगे भी हैं। तो दोस्तों ये आज की वीडियो हमारी दूसरी वीडियो है। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने लसा यानी एलसीएम और एलसीएम से संबंधित सारे कॉन्सेप्ट को देखा था। आज थोड़ा सा एचसीएफ के बारे में जानेंगे और उसके बाद समय अगर बचेगा तो प्रश्नों को अटेम्प्ट करेंगे। तो देर न करते हुए चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक था वो एलसीएम था। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक था वो क्या था? एलसीएम था। और अभी का टॉपिक हमारा क्या है? एचसीएफ है। तो एलसीएम सबसे पहले देखते हैं कि एलसीएम हमने पढ़ाया था आपको पिछली वाली वीडियो में। आज एलसीएम एंड एचसीएफ का जो हमारा वीडियो होगा वो वीडियो नंबर 2 है। वीडियो नंबर 2 है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एचसीएफ क्या होता है। तो बच्चों बहुत ही ध्यान से इस बात को समझने की ज़रूरत है कि एचसीएफ यानी इसको अगर पूरा नाम लिखें तो इसका नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या नाम होता है बच्चों? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दूसरा नाम भी इसका एक होता है, कहीं कहीं पे यूज होता है, उसका नाम होता है जीसीडी यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन, कॉमन यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? डिवीजर हो जाएगा। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। एक और इसका नाम होता है जिसका लोग हिंदी में बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, जिसको कहते हैं बेटा शॉर्टकट में मसा कह देते हैं। मसा का नाम होता है महत्तम समापवर्तक। समापवर्तक क्या नाम होता है? महत्तम समापवर्तक। इसका हिंदी का नाम होता है महत्तम समापवर्तक। याद रखिएगा, लसा में मैंने आपको बताया था कि लसा का पूरा नाम होता है लघुत्तम समापवर्त और मसा का पूरा नाम क्या है? महत्तम समापवर्तक। तो इन दोनों में अंतर है थोड़ा सा, इसको पकड़ने की ज़रूरत थी। अगर इस नाम का हम हिंदी रूपांतरण कर दें तो एक और नाम निकल कर आ जाता है जिसका नाम होता है हाईएस्ट कॉमन यानी सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड। क्या नाम होगा? सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड। गुणनखंड इसका नाम होता है सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड। तो यहां पे देखते हैं कि ये एचसीएफ के सारे नाम हैं। जो एचसीएफ के नाम हैं वही इनकी परिभाषाओं को बनाता है, यही इनकी परिभाषा को बनाता है। तो यहाँ पे हम परिभाषा दे सकते हैं कि सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, इसका मतलब ये हुआ कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी विभाजित कर दे। क्या परिभाषा होगी इसका बेटा? पूरी विभाजित कर दे। दोनों एक साथ लेके चलते हैं। मौसम में मैंने आपको क्या बताया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी अगर विभाजित कर देती तो वह दी गई संख्याओं का मौसा कहलाएगी यानी महत्तम समापवर्तक कहलाएगा, यानी जीसीडी कहलाएगा, यानी एचसीएफ कहलाएगा। और लसा में क्या था? लसा में दी गई संख्याएं लसा को विभाजित करती हैं
जबकि मस में क्या है कि मस दी गई संख्याओं को विभाजित करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ठीक उल्टा इसका मस लस का ठीक उल्टा इसका होता है मस में। तो यहाँ पे समझिए, अब इसको एक चीज़ हम लोग समझते हैं थोड़ा एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं कि क्या मतलब होता है इसका। अगर हम यहाँ एग्जाम्पल से समझाएं कि 18 और 24 का मस क्या है, जैसा कि हम नाम से लें, तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि गुणज और गुणनखंड में क्या अंतर होता है। 18 का गुणनखंड वे समस्त संख्याएं होंगी जो 18 को काटती होंगी, और 24 का गुणनखंड वह समस्त संख्याएं होंगी जो 24 को विभाजित करती होंगी। तो 18 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है और 18 हो सकता है। यानी इतनी संख्याएं हैं जो 18 को काटती हैं। 24 को 1, 2, 3, 4, 6, 8 और आपका हो जाएगा 12, 24। ये संख्याएं किसको काटती हैं? पूरी की पूरी संख्याएं बेटा ये 24 को विभाजित कर सकती हैं, इसलिए 24 के गुणनखंड कहलाते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि कौन सा गुणनखंड इसमें कॉमन है। तो आप कहेंगे सर इसमें कॉमन तो हमारा क्या बनता है, यहाँ पे दिखाते हैं आपको। कॉमन तो हमारा यहाँ पे 1 भी बनता है, कॉमन तो हमारा यहाँ 2 भी बनता है, कॉमन हमारा 3 भी है, और कॉमन यहाँ पे देखा जाए तो 6 भी हमारा क्या है, कॉमन है। इसके अलावा कोई भी कॉमन नहीं है। तो समझना क्या है कि सार्व का मतलब होता है उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब जो 1 है, 1 में 1 इसमें भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी कॉमन है, 6 6 भी कॉमन है। तो जो गुणनखंड दोनों में उभयनिष्ठ हैं उसमें सबसे बड़ा वाला गुणनखंड कौन सा है? तो आप कहेंगे इसमें सबसे बड़ा वाला गुणनखंड क्या है? 6 है। तो यानी इन संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा मेरे भाई? 6 होगा। परिभाषा से ही देखिए कि वह बड़ी से बड़ी संख्याएं जो दी गई संख्या को पूरी पूरी क्या करे, विभाजित कर दे, तो दी गई संख्याओं का मस कहलाता है। तो एचसीएफ है ये। और इसके अलावा एचसीएफ ज्ञात करने की अगर विधियों की बात करते, तो हम ज्ञात करने की विधियों में एचसीएफ की बात करते अगर, तो ये पाते कि इसकी कई सारी विधियां होती हैं। क्रम से देखते जाइए। नंबर 1, एक विधि है हमारे पास अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन सी विधि? अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। इस विधि में संख्याओं को क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ते हैं। जैसे कि हमने कहा कि 18 को कह सकते हैं कि आप इसको हम तोड़ सकते हैं अभाज्य गुणनखंडों में। कैसे? आप कहेंगे कि 2 की घात पे यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 और 3 की घात पे 2 की घात पे 1 और 3 की घात पे 2। यहाँ 18 के बाद 24 को तोड़ सकते हैं 8 तिलिक 24 यानी 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, ऐसे तोड़ सकते हैं। इसके बाद जब मैंने इसको अभाज्य गुणनखंडों में व्यक्त कर लिया तो सबसे पहले देखेंगे कि कॉमन क्या था। तो आप कहेंगे सर इसमें कॉमन 2 और 2 है, और 2 की सबसे छोटी घात क्या है? 1 है। यहाँ 3 भी कॉमन है, 3 की सबसे छोटी घात क्या है? 1 है। तो यहाँ पे 2 3 6 यानी एचसीएफ कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। एक विधि तो ये है। लेकिन यह विधि क्या है कि बड़ी बड़ी संख्याओं पे लागू नहीं होती है, होंगी लेकिन समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा उसको अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त करना, फिर उसमें कॉमन ढूंढना, कॉमन में भी छोटी छोटी घातें लेना, इसमें समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा मेरे भाई। तो करना ये है कि समय की बचत करना, इसलिए हमने कहा कि इसमें 3 विधियां हैं। 3 विधियों के बारे में हम लोग देखते हैं और जिसका जैसा जहाँ उपयोग होगा उस तरह से हम लोग करेंगे। दूसरी विधि भाग विधि। दूसरी विधि जो क्या है? भाग विधि है। भाग विधि में क्या होता है थोड़ा समझिए। अब हमने कहा कि 18 और 24 का मौसा बताइए, तो जो दोनों में छोटी संख्या होगी उससे बड़ी संख्या में क्या करिए? भाग दे दीजिए। तो एक बार जाएगा 18 में से 24 में से 18 घटाएंगे 6 बचेगा, इस 6 से भाग देंगे 18 को तो ये 3 बार में कट जाएगा,
इसलिए इसका मस कितना हो जाएगा मेरे भाई, इसका मस हो जाएगा 6। तो यहाँ एक चीज़ समझ लीजिए, ये भाग विधि है और भाग विधि न कभी आउटडेटेड थी और न कभी होगी। आज भी प्रश्नों में बहुत सारे प्रश्न ऐसे आ जाते हैं जिसमें भाग विधि पर ही आधारित प्रश्न ही पूछ लिया जाता है, इसलिए उसमें कोई शॉर्टकट नहीं लगता है, डायरेक्ट इस विधि का प्रयोग करना पड़ता है। इसके बाद बात कर लेते हैं थोड़ा सा, इसके बाद हम लोग बात करते हैं तीसरी विधि की। तीसरी विधि क्या है? तीसरी विधि हमने कहा कि भाई ये तीसरी विधि जो है वो अंतर विधि है। अंतर विधि, अंतर विधि यानी डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड कौन सा मेथड होगा भैया? ये डिफरेंस मेथड। अब समझिए जो हमारा डिफरेंस मेथड है ये बड़ा ही सुपर कॉन्सेप्ट है, बड़े बड़े सवालों को चुटकियों में हल कर देता है ये, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें देखिए ज़रा सा 18 और 24 की बात किए थे, 18 और 24 का डिफरेंस ले लीजिए, पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद सवालों पर यूज़ करना इसको हम दिखाएंगे। 18 और 24 का अंतर 6 होगा और 6 ही इसका मस हो, ये संभव हो भी सकता है और संभव नहीं भी हो सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस कॉन्सेप्ट को समझिए, 6 का समस्त गुणनखंड, 6 का समस्त गुणनखंड, 6 का समस्त गुणनखंड। तो 6 का समस्त गुणनखंड क्या होगा? 6 होगा, उसके बाद कहेंगे सर 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा। ये 6 के समस्त गुणनखंड हैं। अब यहाँ पे एक बात आप समझ लीजिए, बहुत अच्छे से समझिए कि 1 से हमको चेक नहीं करना है, 1 तो यूनिवर्सल विभाजक होता है। इसके बाद हमको सबसे पहले क्या करना होता है कि सबसे बड़े वाले गुणनखंड से यानी सबसे बड़े वाले फैक्टर से हमको चेक करना चाहिए कि दोनों संख्याएं जो दी गई थी क्या बड़े वाले फैक्टर से कट रही हैं दोनों। तो आप कहेंगे हाँ सर, ये 6 से जो है ये 18 भी कट जाता है, इस 6 से ये 24 भी कट जाता है, इसलिए इसका मसक क्या होगा? एचसीएफ क्या होगा? 6 होगा। तो ये मसक है। मसक ये 3 विधियां हैं और 3 विधियों के अलावा चौथी किसी विधि का प्रयोग न किया जाता है न होगा। आप समझिएगा, इन्हीं 3 विधियों में हम लोग प्रयोग करते हैं। इसको हम थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल भी आपको दे दें, थोड़ा सा पीछे चल के एक एग्जाम्पल आपको देना चाहते हैं। अगर कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट सेम टू सेम वैसे ही पूछ लिए जाते हैं, जैसे देखिए अगर कहते 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 का एचसीएफ क्या होगा? तो आप कहेंगे सर इसका एचसीएफ क्या होता है? जब संख्याएं अभाज्य गुणनखंडों के पावर के रूप में व्यक्त की जाती हैं तो हमको ये देखना होता है कि अगर अभाज्य गुणनखंड जो हैं वो सभी में उभयनिष्ठ हैं तो सबसे छोटी घात वाला हमारा मस होगा, यानी 2 की पावर 2 यहाँ पे मस होगा। दूसरा यहाँ पे देख लीजिए, दूसरा हमारा क्या है? दूसरा जो यहाँ पे है, अगर हम कहते 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, 2 की पावर -4, 2 की पावर -5, तो इसमें जो सबसे छोटा वाला होगा घात वो एचसीएफ होगा। एचसीएफ यहाँ पे 2 की पावर -5 होगा। माइनस के साथ जितनी बड़ी संख्या होती है वो उतनी छोटी मानी जाती है और माइनस के साथ जितनी छोटी संख्या होती है वो उतनी बड़ी मानी जाती है। ये कॉन्सेप्ट है। अब इसके बाद अगर बात करते कि कुछ भी कॉमन न हो, अगर यहाँ मेरे भाई कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो क्या कर सकते थे? हम यहाँ पे दिखा सकते हैं आपको कि 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3, 5 की पावर 2, 7 की पावर 3 अगर कहते इसका मौसम निकालिए तो यहाँ पे देखिए 2, 3, 5 और 7 जो था अभाज्य गुणनखंड है और उसके पावर के रूप में संख्या को व्यक्त किया गया है। तो क्या जो अभाज्य गुणनखंड है वो सब में कॉमन है? 2 इसमें कॉमन है? नहीं है। 3 कहीं एक दूसरे में कोई भी कॉमन नहीं है। जब एक दूसरे में कोई भी कॉमन नहीं है तो एक बात बड़े अच्छे से समझ लीजिए, हमेशा 1 हमारा 1 जो होता है वो यूनिवर्सल विभाजक होता है, यानी 1 तो जरूर कॉमन होगा। तो इसका एचसीएफ क्या होगा?
1 होगा। और यहाँ पे आपको दिखा दूं कि चौथा एग्जाम्पल हमारा क्या कहता है। चौथा एग्जाम्पल बेटा ये कहता है, चौथा एग्जाम्पल जरा सा देखिए। एग्जाम्पल नंबर 4 ये कहता है कि अगर किसी संख्या को घात के रूप में व्यक्त कर दिया जाए, इस तरह से घात के रूप में व्यक्त किया जाए। एक और संख्या ले लेते हैं, 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 5 की पावर 3, 7 की पावर 2, इस तरह से एक संख्या और ले लेते हैं। अब मैं पूछूं कि ये जो संख्या दी गई है, दो संख्याएं हैं, चूंकि ब्रैकेट में बंद किया गया है इसलिए दो संख्याएं, यहाँ पे कामा लगाया गया था, सब अलग अलग संख्याएं थी। यहाँ पे एक ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है वो एक संख्या है, यहाँ पे दूसरे ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है एक दूसरी संख्या है। सिर्फ दो संख्याओं का मौसम पूछा जा रहा है आपसे, तो यहाँ पे ये कन्फ्यूजन बिल्कुल ना हो कि ये सब अलग अलग 4 संख्याएं लिखी गई थी, ये अलग अलग 4 संख्याएं थीं, ये अलग अलग 4 संख्याएं थीं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 संख्या पावर्स के रूप में व्यक्त करके दी गई हैं, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन न होने पाए। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमारा वही कॉन्सेप्ट चलेगा कि यहाँ पे जो भी उभयनिष्ठ होगा उसकी सबसे छोटी घात, 3 और 3 उभयनिष्ठ है, 3 की सबसे छोटी घात, 5 और 5 उभयनिष्ठ है, 5 की सबसे छोटी घात। इसके अलावा कोई भी चीज़ उभयनिष्ठ है या उभयनिष्ठ नहीं है, यानी 7 जो है वो उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए 7 को बिल्कुल रेस से बाहर कर दीजिए, वो आपके एससीएफ में शामिल नहीं होगा मेरे भाई, वो एससीएफ में आपके शामिल नहीं होगा। लसा में मैंने बताया था कि सबका साथ सबका विकास, अर्थात जो कॉमन होगा उसकी बड़ी घात, जो कॉमन नहीं होता है उसकी भी सबसे बड़ी घात लेते हैं। ठीक उसका उल्टा चलते हैं, लसा में जो कॉमन होता है उसकी सबसे छोटी घात लेते हैं, और जो कॉमन नहीं होता है उसको एकदम से छोड़ देते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, एससीएफ हो जाता है। इन उदाहरणों के साथ मसा के ये बेहतरीन छोटे से कॉन्सेप्ट थे जिनको जानने के लिए ज़रूरी था कि इन चीज़ों को देखा जाए। अब इसके अलावा देखिए, थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद आपको हम बताते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम दो चीज़ें हैं। दोनों चीज़ें, ये इतना खूबसूरत टॉपिक होता है कि किसी न किसी परीक्षा में किसी न किसी रूप में इसका प्रश्न जरूर आता है, या ये ऐसा टॉपिक है जो कहीं न कहीं इस्तेमाल जरूर होगा, इसलिए इसको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मेरे बच्चे, अब हम लोग इस कॉन्सेप्ट के साथ थोड़ा सा प्रश्नों को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न आते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहला जो है हमारा टॉपिक क्या है, टाइप नंबर 1 है। और टाइप नंबर 1 का पहला सवाल बहुत ही आसान और बहुत ही सीधा सा सवाल है, इसमें कोई गणित नहीं लगाना है। मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा दूसरे टाइप का है। मैं बिल्कुल बेसिक से उठाता हूं, यानी शून्य से बच्चे को उठाता हूं और टॉप लेवल तक लेके जाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए, जबकि ये आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल टायर 1 में 2017 में आया हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट में। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन था 120 और 450 का, सिर्फ आपको क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो आपके पास कोई भी विधि हो, फर्क नहीं पड़ता है, 120 और 450 का एलसीएम निकालिए। हमने आपसे कहा कि देखिए, तरीके बहुत सारे हैं जो इस्तेमाल कर सकें, जो आपके मौके पे काम आ सके, जो तरीका मौके पे आप अप्लाई कर सकें वो ही लगाइएगा। ऐसा ना हो कि आप ट्रिक के चक्कर में पड़ जाएं और आपका समय, कीमती समय आपका लॉस हो जाए। तो यहाँ पे मैंने कहा कि हमारी इच्छा थी हम 10 से काट देंगे तो यहाँ 12 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब हमारी इच्छा थी 9 से काट देते, 9 से काटते तो ये 4 बार में कट जाता, ये 5 बार में कट जाता। और यहाँ पे देखिए, अब इसका गुणा कर दे, 5 चौक के 20, 20 दहा में 200, 200 नवैया कितना हो जाएगा, 200 इंटू 9 बराबर 1800, यानी 1800 इसका क्या होगा, 1800 इसका एलसीएम होगा। और भी तरीके हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको क्रमबद्ध तरीके से काट के इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, या मैंने जैसे बताया वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या कहीं कहीं पे आपने देखा होगा कि बड़ी संख्या को ही
लसा मान लेते हैं, उसके बाद इसको काटना शुरू करते हैं, उसके बाद बैठाते हैं, फिर बैठा के बता देते हैं कि इसका एलसीएम ये होगा। अब यहाँ पे चलिए अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे भिन्न का लसा पूछा गया है। सबसे पहले ये समझते हैं कि भिन्न के लसा और मसा का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो भिन्न का लसा पूछने का मतलब यहाँ पे समझिएगा, भिन्न का लसा क्या होता है। भिन्न का लसा यानी भिन्न का एलसीएम क्या होता है, यानी ऊपर वाले का एलसीएम निकालना होगा और नीचे वाले का एचसीएफ निकालना होगा। ये इसका सूत्र ही होता है एक तरीके से। तो सूत्र आप सीधा सीधा अप्लाई कर दीजिए। आप कहेंगे 2 बटा के कितना है, 3 है, 4 बटा के 9 है और 5 बटा के 6 है। तो ऊपर का एलसीएम निकालना। ऊपर का एलसीएम क्या होगा, 5 चौक के 20 हो जाएगा। सीधा सीधा दिख रहा है कि इसका ऊपर का एलसीएम कितना होगा, 20 होगा। और नीचे का जो एचसीएफ होगा वो 3 होगा। देखिए 3 से ये भी कटता है, 3 से ये भी कटता है, 3 से ये भी कटता है। ऐसे नहीं कर सकते तो आप इस सवाल को सजा लीजिए। देखिए इस तरह से कर सकते हैं, 2, 4, 5 का आप एलसीएम निकाल लीजिए और 3, 9 और 6 का क्या निकाल लीजिए, एचसीएफ निकाल दीजिए। इसका एचसीएफ निकाल दीजिए और उसके बाद लसा बटा मसा करके बता दीजिए कि इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 20 बटा के 3 आ जाएगा। तो देखिए सवाल आप खास तरीके से कैसे लगाते हैं, कितनी विधियों का प्रयोग करना जानते हैं। गणित में जब तक आपका बहुमुखी विकास नहीं होगा, बहुत अलग अलग तरीकों से जब तक आप प्रश्नों को अटेम्प्ट नहीं करेंगे, तब तक आपको लगेगा कि नहीं ये ठीक नहीं है, ये खराब है, ये ठीक नहीं है, ये खराब है। ऐसा नहीं, सब कुछ ठीक है जिसका इस्तेमाल आप कर सकें। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कहता है, अब ये प्रश्न ऐसा है कि आप क्या कर सकते हैं, इसको हल करने की ज़रूरत तो नहीं है मेरे हिसाब से। हम चाहते तो इसको डायरेक्ट ही बता सकते थे कि इसका एचसीएफ क्या होगा, मसा क्या होगा। तो देखिए मसा का मतलब एचसीएफ आपको ऊपर वाले का एचसीएफ निकालना है और नीचे वाले का एलसीएम निकालना है। भिन्न के एचसीएफ में यही होता है। तो ऊपर का मसा आपको दिख रहा होगा, कितना हो जाएगा बताइए, 6 चौके 24 हो जाएगा। यानी यहाँ पे देखिए हम लिख के दिखा देते हैं आपको, 2, 4, 6 का एचसीएफ निकालना। इसका एचसीएफ दिख रहा है कि इसका एचसीएफ क्या होगा, 2 होगा। 3, 5, 7 का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना। इसका एलसीएम कोई भी तीनों संख्याएं अभाज्य हैं तो तीनों का गुणनफल ही होगा। 7, 5, 35, 3 या 105, यानी आपका उत्तर हो जाएगा 2 बटा के 105। ये इसका सही उत्तर होगा, 2 बटा के 105। तो ये चीज़ें हैं, आप इसको दिमाग में भी वहीं पे कैलकुलेट करके लिख सकते थे कि 2 बटे 105 ही होगा। यहाँ पे आप सीधा सीधा कैलकुलेट करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये कह रहा है कि इसके व्युत्क्रमों का मौसा बताइए, यानी भिन्न 3/4, 9/10 और 15/16 के व्युत्क्रमों का मौसा क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। एचसीएफ कितना होगा, तो इसका व्युत्क्रम लिखते हैं तो यहाँ पे पाएंगे कि 4/3 हो जाएगा, 10/9 हो जाएगा। इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 16/15। और एचसीएफ पूछा है तो ऊपर का आपको एचसीएफ निकालना है और नीचे का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना। एचसीएफ देखिए 4 से ये तीनों संख्याएं नहीं कटती हैं, इसका मतलब 4 से थोड़ा छोटा लेना होगा। 2 से तीनों कट जाता है तो एचसीएफ सीधा सीधा दिख गया कि 2 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए इसका एलसीएम निकालना है तो इसका एलसीएम क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए सीधी सी बात समझ लीजिए कि 15 या 45 हो जाएगा, क्योंकि 9 जो है, अगर हम मान लेते कि इसका एलसीएम कितना है, इसका एलसीएम 15 ही है, तो ये जो 3 × 3 होगा, 1 3 से तो ये कट जाएगा, 1 3 बच जाएगा, 1 3 से ये भी कट जाएगा, छोड़ देते हैं इसको। 15 3 कितना हो जाएगा, 45। यानी इसका एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 45। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो कहेंगे सर इसका एलसीएम होगा 45, यानी 2/45 इसका सही उत्तर होगा। आप थोड़ा इधर आ जाइए,
2 बट्टे कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो इस तरह से अटेम्प्ट करिए। अभी हम बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, प्रश्नों की बड़ी शानदार श्रृंखला है हमारे पास। इसको सीखने के बाद क्रमबद्ध तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे और हर प्रकार के प्रश्नों को देखेंगे। एक बार मुझसे पढ़ने के बाद अगर कोई भी क्रॉस क्वेश्चन बन जाएगा तो ये मेरी गारंटी है कि एक भी क्रॉस क्वेश्चन आपके सामने नहीं आएगा कि ये इस टाइप का प्रश्न कैसे लगेगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टाइप नंबर 2 है। टाइप नंबर 2 पे थोड़ा सा चलने से पहले यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको हम बताना चाहेंगे। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बताना चाहेंगे, समझिएगा। एक इसमें लॉस और मौसा का संबंध आता है जिसको बोलते हैं कि भाई एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होता है, ये होता है। या कह सकते हैं कि n संख्याओं का गुणनफल, n संख्याओं का गुणनफल, n संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ की पावर n-1। ये वास्तव में इसी का संक्षिप्त रूप है। अगर दो संख्याओं को लेते हैं तो दो संख्याओं में जब इस सूत्र को लगाएंगे तो सीधा सीधा यही वाला पहला वाला मिल जाएगा। तो कहने का मतलब अगर दो से ज्यादा संख्याएं होंगी, अगर 3 संख्या दिया हो, 4 संख्या दिया हो, तो क्या ये सूत्र लग सकता है? तो बिल्कुल लग सकता है मेरे प्यारे भाई, जरूर लगेगा। बशर्ते यहाँ पे क्या करना है, अगर 3 संख्या है तो यहाँ पे 3-1 रखना होगा, 4 होगा तो 4-1 रखना होगा। तो इस तरह से इसको करके हमें हल करना पड़ेगा। दूसरी बात कि इस सूत्र का प्रयोग कई विविध रूपों में होता है। यहां पे आप समझिए, थोड़ा सा हम आपको समझा दें, इसका प्रयोग आप लोग डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर 3 संख्याओं का गुणनफल हम ले रहे हैं, इस तरह से 3 संख्याओं का अगर गुणनफल ले रहे हैं तो इसका एचसीएफ, इसका एचसीएफ या इसका एचसीएफ, किसी भी 2 संख्याओं का एचसीएफ सेम होना चाहिए। किसी भी 2 संख्याओं का एचसीएफ क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तभी ये सूत्र लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। जैसे अगर कहते कि 5, 10 और 15, तो आप कहते इसका एचसीएफ कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 5 होगा। इसका एचसीएफ कितना होगा? 5 होगा। इसका एचसीएफ कितना होगा? 5 होगा। तो कहने का मतलब ये कि जब इस तरह की व्यवस्था होगी कि किसी भी पेयर का एचसीएफ जब सेम होगा, तभी ये n संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ की पावर n-1 सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर? तो इस तरह से इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इस पर आधारित एक क्वेश्चन आता है, टाइप नंबर 2, बिल्कुल इसी पर आधारित है। तो यहां पे देखिए, कह रहा है कि 2 संख्याओं का लसा 1820 है और उनका मौसा 26 है। तो सीधी सी बात है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होगा, ये सूत्र लगेगा। एलसीएम यानी लसा दिया है 1820, एचसीएफ कितना दिया है 26, उसमें से एक संख्या 130 है, तो दूसरी संख्या मेरे भाई पूछ रहा है। ये काट दीजिए 0 से 0, 13 दुना के 26, 182 दुना के 18 दुना के 36 यानी 364 हो जाएगा। इसका दूसरी संख्या हमारी क्या होगी? 364 होगी। दूसरा सवाल इसी पे बेस्ड करते हैं, इसी पे बेस्ड दूसरा सवाल करते हैं। देखिए, इसी पे बेस्ड हम दूसरा सवाल कर लेते हैं। किन्हीं 2 धन पूर्ण संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 35 और 385 हैं। तो 35 और 385 हैं, यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ कर लिए बराबर पहली संख्या। यदि एक पूर्ण संख्या 77 हो तो दूसरी संख्या हमसे पूछ रहा है। काट दीजिए इसको, 7-5 35 और 11 से ये कट जाएगा, 77 हो जाएगा। 11 से इसको काट दीजिए, 11-3 33 और 11-5 55, ये कट जाएगा। 35 गुणे 5 करेंगे
तो 35 बचे 5 3 15 2 17 175 हो जाएगा, यानी कि ये इसका उत्तर हो जाएगा। ये बिहार एसएससी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन है, देख रहे हैं आप लोग कि ये सारे आए हुए क्वेश्चन हैं और इन क्वेश्चनों में कोई दम नहीं होता है, बशर्ते आप चीज़ों को पकड़ के एक एक चीज़ें पकड़ के आप धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर आधारित होगा, आइए देखते हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं का मौसा यानी महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 44 और 264 है। तो लिख देते हैं 44 और 264। कह रहा है यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल 44 आता है, यानी कि पहली संख्या हमारी 88 रही होगी। तो दूसरी संख्या हमसे पूछ रहा है, तो 44 गुना के 88 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 2 3 1 3 2 हो जाएगा, यानी 132 होगा। ये CHSL 10+2 2014 का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लगा लीजिए, उसके बाद 21 22 23 तक के सारे क्वेश्चनों को मैं आपको हल कराऊंगा और देखेंगे आप कि कोई परिवर्तन नहीं है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, केवल संख्याओं को थोड़ा अदल बदल के। तो यहाँ पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है दो संख्याओं के लौसा और मौसा का गुणनफल 24 है, यानी LCM इंटू SCF बराबर कितने के। कह रहा है पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है लौसा और मौसा का गुणनफल कितना है, इसका मतलब यहाँ पे इसका मान दे दिया 24 और कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 2 हो, यानी ये x है तो ये x+2 हो जाएगी। अंतर हमारा कितना हो जाएगा 2 का। तो जरा सा मान देख के देखिए, अगर यहाँ पे मान हम इसका मान 4 रखते और इसका मान 6 रखते तो क्या 24 हो जाता। जैसा कि विकल्प में दिख रहा है कि 4 और 6 लगाने पे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूछा है कि उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। बड़ी संख्या हमारी 6 होगी मेरे बेटे, 6 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा दो संख्याओं का लौसा उनके महत्तम समापवर्तक का 4 गुना है, यानी LCM जो है SCF का 4 गुना है, SCF का 4 गुना है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों का योगफल 125 है, यानी LCM और प्लस SCF बराबर कितना है 125 है। यदि एक संख्या 100 हो तो दूसरी संख्या बताना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे LCM का मान उठा के रख दीजिए। LCM का मान जब रखेंगे तो यहाँ पे 4 SCF हो जाएगा, 4 SCF प्लस 1 SCF और मिल जाएगा आपको बराबर 125, यानी 5 SCF बराबर कितना हो गया 125। SCF का मान कितना हो गया मेरे भाई, SCF का मान 25 हो गया। और यहाँ देखिए अगर SCF इसमें से घटा देंगे तो LCM हमारा कितना मिल जाएगा, LCM मिल जाएगा 120। अब इतना करने के बाद ये चीज़ें बहुत फास्ट तरीके से आप कर सकते हैं। इतना करने के बाद LCM इंटू SCF करिए, 25 इंटू 120 बराबर पहली संख्या कितनी हो गई 100 हो गई और दूसरी संख्या हमको बताना है। तो 25 चौक के 100 हो गई, 4 तिहाई 12 हो गया, यानी 30। विकल्प में दिया ही नहीं। विकल्प में दिया ही नहीं। 25 घटाएंगे 100 ही बचेगा, 100 बचेगा। SCF घटाएंगे तो सॉरी यहाँ LCM हमने गलत लिखा है, इसको थोड़ा सुधार कर देते हैं। देखिए इसको थोड़ा सुधार कर लेते हैं। 5 SCF बराबर इतना, तो SCF का मान हमारा आ जाएगा 25 और इसमें से 25 घटाएंगे तो LCM कितना बच जाएगा 100 बच जाएगा। यही गड़बड़ हुआ था। देखिए यहाँ पे 25 गुणे 100 बराबर पहली संख्या कितनी है 100 है, दूसरी संख्या पूछ रहा है 100 कट जाएगा, दूसरी संख्या कितनी आ गई 25 आ गई। थोड़ा सा मिसप्लेस्ड हुआ है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए दो संख्याओं का लौसा उनके मौसा से 28 गुना है, यानी दो संख्याओं का जो L है वो 28H के बराबर है।
और L प्लस H का मान दिया है, यानी एलसीएम प्लस एचसीएफ का मान दिया है 1740। तो 28 और 1 मिला के 29H बराबर हो जाएगा कितना, 1740 हो जाएगा। और ये 6 9 54, 6 दूना 12, 5 17, यानी 29 से 6 बार में कटेगा, यानी H का मान कितना आ गया, 60 आ गया। अब यहाँ पे देखिए, जब H का मान 60 आ गया तो उसमें से ऊपर वाली श्रृंखला में से क्या करिए, घटा दीजिए। ऊपर वाली श्रृंखला में से जब घटाएंगे, यहाँ से इसको घटाएंगे तो L का मान कितना हो जाएगा, 1680 हो जाएगा। 1680, 80 में 60 जोड़ेंगे हो जाएगा आपका 1740। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, फिर वही अपना सूत्र लगा दीजिए। 1680 इंटू 60 बराबर एक संख्या कितनी दी गई है, 240। दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है। 6 चौक के 24 हो गया, 4 से काट दीजिए, 4 चौक 16 और 20 चौक के 80, यानी 420 क्या होगा, 420 होगा। इस तरह से आपने देखा होगा कि सवालों को अटेम्प्ट करने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ऐसा ही क्वेश्चन है, कह रहा दो संख्याओं का योग 36 है, उनके मस तथा लस क्रमशः 3 और 105 हैं, तो उन दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। सुपर कॉन्सेप्ट इस सवाल का मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पे देखिए, सीधा सीधा समझ लीजिए, एक सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, योग बटा के उनका योग कितना है, 36 है, और लस कितना है, लस और मस क्रमशः 3 और 105। तो मस गुड़े लस कर लीजिए, क्योंकि योग निकालते समय याद रखिएगा, दो संख्याओं का योग निकालते समय अगर भिन्न में है तो नीचे उसका लस जरूर रहता है, नीचे उसका लस ही लिखते हैं। तो लस गुड़े मस कर लेंगे, तो योग कितना दिया, कहेंगे 36, मस कितना है 3, 105। 12 से काट दीजिए, 12 बार में कट जाएगा, 3 से काटिए, 3 चौक के 12, 3 तिल 9, 3 पच्चे 15, यानी 4 बटा के 35 इसका सही उत्तर होगा। 4 बटा के 35 ये विकल्प में होगा। समझ लीजिए, ये सुपर कॉन्सेप्ट है, ये हमारा सुपर कॉन्सेप्ट है। इसको याद रखिएगा कि अगर दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से पूछ रहा है, उन दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना बड़ा ही सुंदर होता है। जैसे देखिए, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, इसमें भी हम क्या करेंगे, वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। योगफल 45 बटा के लस 3 इंटू 168 कर लीजिए, 15 से काट, 3 से काट दीजिए 15 बार में, और 8 7 15 भी 3 से कट जाएगा। देखिए 3 पच्चे 15 हो जाएगा, 3 पच्चे 15, 3 छक्का 18, 5 बटा के 56, 5 बटा के 56 दिया हुआ है। ये है हमारा विकल्प। तो ऐसे सवाल कैसे लग जाते हैं, बड़ी खूबसूरती से लगते हैं मेरे बेटे। इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत आपके सामने बिल्कुल नहीं आने वाली है। एकदम बने रहिए, बने रहिए, बिल्कुल आएगा, आपको बिल्कुल आएगा। मैं सिखा कर ही छोड़ूंगा, क्योंकि ये साक्षी 247 इसका स्लोगन ही है, सफलता जहाँ पर जिद है। तो हम सफल जरूर होंगे, और हमारे अंदर वो सीखने की जिद होनी चाहिए। अगर जिद नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, सफलता ही जिद है यहाँ पे। इसके अलावा देखिए, नेक्स्ट टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन जो है, अब देखिए ये सीधी सी क्वेश्चन है, इसमें आपको एलसीएम निकालना होता है। ऐसे प्रश्नों में एलसीएम निकालना है। एलसीएम पकड़ते कैसे हैं कि एलसीएम ही निकालना है। देखिए यहाँ पे एक शब्द का प्रयोग है, निम्नतम संख्या, और मैंने आपको शुरू में ही एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जहाँ पे छोटी से छोटी संख्या निम्नतम संख्या, हालांकि हर जगह ये काम नहीं करता है, लेकिन हर जगह ये काम नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे आपको मदद जरूर मिलती है।
छोटी से छोटी संख्या से निम्नतम संख्या या न्यूनतम संख्या जब इन शब्दों का प्रयोग होता है तो आपको एक मदद जरूर मिल जाती है। और वो मदद क्या है, चलिए देखते हैं। कह रहा कि 6, 8, 10 के पूरे पूरे समूहों में रखे जा सकते हैं सकें तो कक्षा के विद्यार्थियों की निम्नतम संख्या क्या होगी। यानी 6 या 8 या 10 के पूरे पूरे समूहों में, 6, 8 या 10 के पूरे पूरे समूह, इसका एलसीएम निकालना है आपको। एलसीएम देखिए निकालना है बड़ा फास्ट तरीके से निकालना। सीधा सीधा हम काट देते हैं इसको। चलिए 8 से काटते हैं तो ये 3 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 5 से 15, 8, 120 इसका एलसीएम हो जाएगा। सीधी सी कहानी है। कौन सी ट्रिक लगाएंगे इसमें, सारी ट्रिक ही है। जो आपको आता है वो ट्रिक, जो नहीं आता है वो लॉन्ग कट। अब यहां पे देखिए, यहां पे ये सवाल है कि 3 आदमी एक स्थान से एक साथ चलते हैं। सपोज कर लीजिए कि 3 आदमी हैं, 3 आदमी हैं और तीनों एक स्थान से एक साथ चलते हैं। उनके कदम क्रमशः 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर के हैं। यानी 63, 70 और 77 सेंटीमीटर के। न्यूनतम दूरी कितनी होगी। यहां पे देखिए एक शब्द का प्रयोग हुआ, पूछ रहा है कि न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी कितनी होगी कि पूरे कदमों में तय की जानी चाहिए कि सभी उस कर सकें। ओह, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। वह न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे पूरे पूरे कदमों में वो सब क्या कर रहे हैं, सभी तय कर सकें। इस तरह से होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए इसका एलसीएम निकाल लीजिए। 7 से कटने वाली सारी संख्या दिख रही है, 7 9 63, 7 10 में 70 और 11 7 77। यहाँ पे 11 हो जाएगा। अब देखिए 11 का संबंध 10 से नहीं है, इसमें किसी से नहीं है, 10 का संबंध भी किसी से नहीं है, सबका गुणा ही करना है। ये 0 आप हटा लीजिए, लास्ट में 0 आना ही है। 9 7 63 हो गया, 63 गुणे 11, 11 3 33, 11 6 66 और 3 69 हो जाएगा। 6930 सेंटीमीटर, 6930 सेंटीमीटर वह न्यूनतम दूरी होगी। तो यहाँ पे किसी भी अन्य कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं है कि आप किस तरह से, ये मैटर ही नहीं बनता है कि आप किस तरह से एलसीएम निकालते हैं। आप निकाल के देखिए, अगर आप इसको तेज़ी से कर सकते हैं, सवाल के प्रारूप को पकड़िए कि सवाल क्या कह रहा है, हमें करना क्या है। बाकी तरीके आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं, कोई भी तरीका होगा। हम सारे तरीकों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और आप एक भी तरीका ऐसा नहीं है जो बाहर से आ जाए। अब यहाँ पे देखिए, यदि 9वीं कक्षा के छात्रों की 6, 8, 12 या 16 की पंक्तियाँ बनाई जाती हैं तो कोई भी छात्र छूटता नहीं है। तदनुसार उस कक्षा में छात्रों की कुल संभावित संख्या क्या होगी। अब देखिए कह रहा है कि 6 को लेके बनाते हैं या 8 को लेके बनाते हैं या 12 को लेके बनाते हैं या 16 को लेके बनाते हैं, तो कोई भी छात्र बचता नहीं है। इसका मतलब एक ऐसी संख्या होगी जो 6 से भी कटती होगी, 8 से भी कटती होगी और 12 और 16 से भी कटती होगी। तो चलिए इसमें सबसे बेस्ट तरीका है कि 8 से काट दें। 8 से काटेंगे तो 3 बार में ये कट जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। 8 में 4 होगा, ये 3 बार में कट जाएगा। 8 दूना के 16 हो जाएगा। एक 3 से और काट देते हैं, ये सारी कहानी ख़त्म। यहाँ 2 बच जाएगा, यानी 2 तिहाई 6, 8 छक्का 48। इसका 8 तिलिक 24 दूना 48। क्या गड़बड़ हुआ भाई, क्या गड़बड़ हो गया मेरे भाई, फिर से चलिए देखते हैं, कुछ तो गड़बड़ हुआ। 6, 8, 12, 16 काटने में कहीं गड़बड़ हुआ होगा। चलिए 8 से काटते हैं। 2 से ये कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 8 से ये ख़त्म हो जाएगा। 4 तिहाई 12 हो जाएगा। 8 दूना के 16 हो जाएगा। ठीक है, 8 दूना के 16 हो जाएगा। और 3 और 2, 3 से फिर काटेंगे।
ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, 2 बचेगा, यानी 2 3 6 8 6 48, 48 इससे भी कटता है, इससे भी कटता है, 12 चौक 16 3 48, यानी सब 48 तो इसका एलसीएम होगा। 48 दुना के 96 भी ले सकते हैं। तो न्यूनतम संख्या पूछा है, न्यूनतम संख्या पूछा है, संभावित संख्या कितनी हो सकती है। न्यूनतम शब्द का इसमें प्रयोग ही नहीं किया है, तो इसका मतलब क्या 60, आप देखिए 60 16 से कटता है, नहीं कटता है। 72 16 से कटता है, नहीं कटता है। 6 से कट जाएगा, ये नहीं। 80 16 से कट जाएगा, 12 से नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा। 96 16 से कट जाएगा, 12 8 96 कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा। यानी संभावित संख्या इसकी कितनी हो सकती है? 96 हो सकती है। एलसीएम हमारा 48 ही आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो देखिए सवाल में किस तरह से फंसाता है। पहले लग रहा था कि डायरेक्ट एलसीएम ही निकालेंगे तो हो जाएगा, लेकिन एलसीएम नहीं निकालना था। एलसीएम तो निकालना ही था, हमको ये चेक करना था कि भाई संभावित संख्या क्या हो सकती है। तो 4 विकल्पों में से संभावित संख्या हमसे ऐसी संख्या होनी चाहिए थी जो 6 से भी कट जाती, 8 से भी कट जाती, 12 से भी कट जाती और 16 से भी कट जाती। जबकि एलसीएम 48 आया, 48 विकल्प में था ही नहीं। जब 48 विकल्प में नहीं था तो हमारे पास एक ही रास्ता बचता है कि अब हम चेक कर लेते कि कौन सी संख्या इसमें इससे कट रही है। गुड क्वेश्चन। तो आज के सत्र में बस इतना ही रहेगा। इसके अगले सत्र में मैं टाइप वाइज क्वेश्चन को लेकर आ रहा हूं, जिसमें कि आपको बड़ा ही मज़ा आने वाला है। तो आप बने रहिए हमारे साथ, साक्षी 247 के साथ जुड़े रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।